नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CCI कैरियर मेकर में। और मैं प्रमोद चौहान अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं। आज जो हम बेटा वीडियो स्टार्ट करने जाएंगे वो वीडियो हमारा जो लास्ट था कैपेसिटेंस, जो हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं उससे ही आगे फर्दर इसको स्टडी करेंगे, है ना। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा लिंक कर देता हूं, उससे कनेक्टिविटी जिससे अपनी प्रॉपर हो जाएगी। तो मैं जो बता देता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था कि व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस, तो उन कंडीशन में उनके बीच में जब कनेक्टिविटी करते हैं तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पर ट्रांसफर होता है तो उसमें एनर्जी लॉस होता है, चार्ज शेयर होता है। चार्ज शेयरिंग की वजह से एनर्जी लॉस होती है। उनमें जो एनर्जी लॉस का हमने कैलकुलेशन किया और उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसे करते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसमें फिर भी बता देता हूं कि यहाँ पे हम जो कॉमन पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, कॉमन पोटेंशियल, उसका एक्सप्रेशन है बेटा कॉमन पोटेंशियल का V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यहां पे हम जानते हैं कि C1 क्या है, कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, एंड C2 इज द कैपेसिटी ऑफ द सेकंड कंडक्टर विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन, है ना बेटा। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसके बाद में इन कैपेसिटी की वैल्यूज कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। जबकि V1 इज द पोटेंशियल बिफोर द ट्रांसफर एंड V2 is the potential before the transfer of first and second conductor respectively। उन दोनों के हैं, ये फर्स्ट का है और ये है सेकंड का, ये कॉमन पोटेंशियल का है। इसी तरह से हमने जो एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था बेटा, एनर्जी लॉस वो डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वही रेस्पेक्टिवली उनका एक्सप्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उनका मीनिंग वही है। C1 C2 इज द कैपेसिटी एंड V1 is to V2 is the potential of both conductor respectively as named as 1 and 2। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखो बेटा, इसके बेसिस पे क्या है कि जब आपको कैलकुलेशन करनी है, जब आपको कैलकुलेशन करनी है, सपोज करो एक मैं न्यूमेरिकल देता हूं यहां से, और न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास में कोई एक ये शेप दे रखी है दो कंडक्टर की, जिनमें पहले की रेडियस है बेटा 2 सेंटीमीटर और अगला है 3 सेंटीमीटर। द चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर इज 10 माइक्रोकूलम एंड चार्ज ऑन सेकंड कंडक्टर इज 15 माइक्रोकूलम। When these are connected with a wire of negligible capacitance, तो ये है हमारे पास, then determine the direction of flow of charge, the direction of flow of charge, है ना। इनमें दोनों कंडक्टर को जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो इनमें चार्ज जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो स्फीयर A टू B जाएगा या फिर B टू A जाएगा, ये हमें यहां से कैलकुलेट करना है, A टू B या B टू A। तो उसके लिए सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कि हमें जब डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल, क्योंकि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल कैलकुलेट करके और पोटेंशियल डिफरेंस हमें डिसाइड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा। पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले पोटेंशियल ऑफ ए इसका कैलकुलेट करते हैं। तो V का जैसे फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में R, K की वैल्यू पुट करो बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 और पहले का Q है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 माइक्रोकूलम, और इसके लिए जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बेटा 5 टाइम कैंसिल आउट होने के बाद में 45 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया यहां से। अब इसी तरह से हम पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B ये कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा स्फीयर B के लिए पोटेंशियल किस तरह से होगा, V इक्वल टू KQ अपॉन में R। तो K की वैल्यू तो वही आपके पास में 9 इंटू 10 की पावर 9, पर Q है आपके पास 15 माइक्रोकूलम और जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। यहां से आप देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी डाटा आपके पास कितना है बेटा 45 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट।
अब यहां से पता लग रहा है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, और दोनों का पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई चार्ज विल नॉट फ्लो इन बिटवीन बोथ कंडक्टर। इन दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इस तरह से हम, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि एनर्जी लॉस कौन सी सिचुएशन में होगा, कब चार्ज फ्लो होगा, कहां से कहां होगा। यदि इसमें से कोई दूसरा, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि हम यहाँ पे कोई डाटा चेंज कर देते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन है बेटा ये, कि पहला वाला तो वही है आपके पास 2 सेंटीमीटर रेडियस और 10 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा। लेकिन दूसरा जो 3 सेंटीमीटर का है, इस बार उसको अपन 12 माइक्रोकूलम दे देते बेटा, 12 माइक्रोकूलम। अब ये स्फीयर है और ये स्फीयर बी है। अब बताओ इस केस में कि दोनों को जब आपस में नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के वायर से कनेक्ट कर देते हैं अपन, तो इस सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि यदि चार्ज फ्लो होगा तो कॉमन पोटेंशियल होगा या नहीं, उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, आफ्टर दैट एनर्जी लॉस, ये हमें कैलकुलेट करना है। सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है ना। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो आप पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ ए, और ए के पोटेंशियल को मैं लिख रहा हूं बेटा V1। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा के की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हमारे पास के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यों है बेटा 10 माइक्रोकूलम, फिर उसके बाद है ये 2 सेंटीमीटर R, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, तो ये यहाँ से 45 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, ये आ गया। इसी तरह से पोटेंशियल ऑफ बी स्फीयर ये कैलकुलेट करते हैं, तो V2 इक्वल टू वही अपन कैलकुलेट करते हैं, के है आपके पास Q 12 माइक्रोकूलम है इस बार, और अपन में 3 सेंटीमीटर, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 4 36 आ जाएगा बेटा, 36 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। तो यहां से पता लगा कि V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका चार्ज, इसका पोटेंशियल स्फीयर ए का पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी से ज्यादा है। यदि ऐसा है, पोटेंशियल ज्यादा है, तो चार्ज स्फीयर ए से और स्फीयर बी की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहां से यहां फ्लो हो जाएगा। तो मैं इस सेंटेंस को लिख देता हूं यहाँ पे, हेंस चार्ज फ्लो फ्रॉम स्फीयर ए टू स्फीयर बी, ठीक है बेटा। उसके बाद में अपन देखो, यहां से अपन को कॉमन पोटेंशियल निकालना है या कुछ और कैलकुलेट करना है, तो मैं इनसे रिलेटेड सारे डाटा एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, है ना बेटा। तो सबसे पहले जैसे देखो यहाँ पे पहले वाले स्फीयर के लिए Q1 कितना गिवन है, तो Q1 है आपके पास 10 माइक्रोकूलम, ये गिवन डाटा है, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद में आपको R1 दे रखा है, तो R1 है 2 सेंटीमीटर, उससे आप C1 कैलकुलेट करो लोगे, और C1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यानी कि 2/9, 2 सेंटीमीटर तो ऊपर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, तो हो गया बेटा 2/9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11, ठीक है बेटा, ये C1 हो गया। इसी तरह से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इसका पोटेंशियल भी निकाल रखा है, पोटेंशियल है 45 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, ठीक है, ये है। हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर से, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सारा डाटा जो हमें कैलकुलेट हो जाएगा वो स्फीयर सेकंड के लिए हो जाएगा, और स्फीयर सेकंड के लिए Q2 दे रखा है आपको कितना बेटा, ये है 12 माइक्रोकूलम, ये डाटा पुट कर दिया। R2 दे रखा है इसका 3 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये मीटर में है। उसके बाद में बेटा C2 निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, तो C2 आ जाएगा आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद में पता चलता है बेटा अपन को कि इसके लिए R 3 सेंटीमीटर है, तो 3/9
3/9 इंटू में 10⁻11 फैराड। ठीक है, ये C2 आ गया। इसी तरह से हमने इसका V2 कैलकुलेट किया ही हुआ है। V2 है आपके पास 36 इंटू 10⁵ वोल्ट। और इसी तरह से अपन U2 भी निकाल लेंगे, हाफ C2 V2 स्क्वायर, सारे डाटा पुट करने के बाद में। अब इन टर्म को देखने से हमें पता लगता है कि यदि हमसे ये डाटा दे रखा है और उस डाटा के बाद में हमसे कॉमन पोटेंशियल पूछे, कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होगा यहां से यदि कॉमन पोटेंशियल पूछे, कॉमन पोटेंशियल, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दो बेटा, V = C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये सारे डाटा आपके पास है ना, C1 है, V1 है, C2 है, V2 है, ये सारे डाटा पुट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। इसी तरह से यदि आपको एनर्जी लॉस निकालना है, एनर्जी लॉस किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो एनर्जी लॉस डेल्टा U इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखा है बेटा आपको लास्ट में, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनसे रिलेटेड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि हम जब कैपेसिटी डिस्कस करते हैं तो उसमें एनर्जी लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एनर्जी लॉस कैसे निकाला जाता है, उसके बाद में कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, चार्ज शेयरिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने कैपेसिटी में ये वाला टॉपिक डिस्कस किया है। तो मैं फिर बता रहा हूं कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एग्जाम में भी ये काफी, बोर्ड एग्जाम में भी काफी ये हेल्पफुल होता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप इसको आसानी से समझें, इसके बेस पे न्यूमेरिकल 1-2 परफॉर्म जरूर करें बेटा। ये टॉपिक समझने के बाद में 1-2 क्वेश्चंस परफॉर्म आपको जरूर करने हैं। अब उसके बाद में आते हैं हम कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर पे या कैपेसिटी को चेंज करने वाले फैक्टर पे, है ना। अब हमारे पास ये है, जब सपोज मैंने आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, कि चार्ज को स्टोर करना उस बात की एबिलिटी कितनी है ना, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, उसे इंक्रीज करना है, उसकी वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फैक्टर है। तो उसके लिए देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कंसेप्ट लेते हैं कि एज वी नो C इक्वल टू जो होता है बेटा वो Q अपॉन में V है ना। तो यहां से एक्सप्रेशन से हमें दो चीजें समझ में आई है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। यानी कि इससे ये क्लियर हुआ कि यदि आप Q की वैल्यू बढ़ाते हो तो फिर इसका मतलब C की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, या फिर Q की वैल्यू डिक्रीज करते हो तो C की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह से इसमें यदि देखा जाए कि यहाँ पे यदि आपने V की वैल्यू इंक्रीज की तो C की वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ पे यदि V की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब हमें इनमें एक पॉइंट पे ध्यान देना है, हमारा मेन मोटिव सुनो, अपना मेन मोटिव क्या है कि हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, और कैपेसिटी को इंक्रीज करने के हमारे पास दो केस है, एक केस तो ये रहा और एक केस ये रहा, हम इस पे ही देखेंगे ध्यान। कैपेसिटी इंक्रीज क्यों करनी है, इसका सबसे पहले तो मीनिंग क्या है कि सर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है ना, तो उससे हमारे पास में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। यदि किसी भी कंडक्टर की ज्यादा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, है ना। ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर, तो आप सबसे पहला तो यूज ये लिखोगे कि इट कैन बी स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, है ना, या फिर इट इज ए डिवाइस विच यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है हमारा कैपेसिटर। तो हमारे पास जैसे कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे होगा क्या कि उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे कहाँ यूज आती है। तो जिस तरह से फैन होता है ना, हमारा फैन है या फिर कूलर है या फिर कोई भी डिवाइस है, तो उसमें सिलेंड्रिकल शेप में, आप कोई भी अपने सर्किट की मदरबोर्ड या पीसीबी को निकाल के देखो तो उसमें सिलेंड्रिकल शेप में छोटे छोटे काफी सारे एक लगे होते हैं उल्टे सिलेंडर टाइप में, तो वो हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर और भी होते हैं। तो हम बेसिकली जो अपने डेली लाइफ में ज्यादातर यूज करते हैं, जो मोटे लेवल पे देखा जाए तो जैसे फैन में और कूलर में, तो हम वहां पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज करते हैं, व्हाइट कलर का, पंखे के या फिर जो ब्लेड्स होती हैं उनके पास में कहीं कनेक्ट होता है ना। और वो शुरुआत में प्रोवाइड क्या कराता है कि जब स्विच ऑन करते हैं इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट को यूज करने के लिए,
तो शुरुआत में करंट के पास में जो मतलब जो करंट से हमें एनर्जी मिलती है उस कूलर को या फैन को, वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि उतना टॉर्क या रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करा पाए कि वो रेगुलरली घूम ले, है ना। तो शुरुआत में उसको रोटेशनल एनर्जी या फिर उसका मोशन स्टार्टअप देने के लिए हम वहां पे उस व्हाइट कलर के कैपेसिटर को यूज करते हैं, जिसे हमारी डेली भाषा में हम कंडेंसर कहते हैं, है ना। तो हम ये उसी पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर का बेसिकली मीनिंग ही कंडेंसर होता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करूं। ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करूंगा तो स्पीड ज्यादा होगी उस इक्विपमेंट के रोटेशन की, स्पीड ज्यादा होगी, फैन ज्यादा तेज घूमेगा, ज्यादा अच्छी हवा लगेगी, जैसा कि हम जानते हैं, है ना। तो हम कंडेंसर के बेसिस पे ही इसको पढ़ रहे हैं। तो कंडेंसर देखो, जैसे कैपेसिटी को यदि इंक्रीज करना है, इंक्रीज करूंगा तो उसके हमारे पास दो रीजन है कि या तो मैं क्यू की वैल्यू को इंक्रीज करूं या फिर वी की वैल्यू को डिक्रीज करूं, है ना। अब सपोज करो मैं वी के बारे में तो नहीं सोचता, क्योंकि वी क्या होता है, लेवल ऑफ चार्ज। यदि मैं कहीं पे क्यू की वैल्यू चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे वी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, वी के होता है। अब जैसे जैसे वी की क्यू की वैल्यू चेंज करोगे वी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपने किसी कंडक्टर से चार्ज कम कर दिया है तो वी भी कम। अच्छा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लिंक हो गया। सर इसको कैसे समझे हम? तो हमारे पास और भी मेथड है बेटा, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा जैसे क्यू के बारे में सोचूंगा तो उसके साथ साथ वी लिंक होता ही चला जाएगा, है ना। मैं क्यू को कांस्टेंट रख के और उसके वी को चेंज कर सकता हूं। तो वी को कैसे चेंज किया जा सकता है आप समझो। आप पहले तो मैं पहले केस को डिस्कस करता हूं। तो यदि मैंने क्यू बढ़ाया, क्यू मतलब लाइक ए सब्सटेंस, जैसे सपोज करो आपके पास एक टब है या कोई बाल्टी है, उसमें वाटर है, वो चार्ज पार्टिकल है, टब है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। यदि आपको वाटर का लेवल, वाटर बढ़ाना है, यानी कि आपको क्यू की वैल्यू इंक्रीज करनी है, अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज करना है, तो आपको पॉट का जो साइज है वो भी बड़ा लेना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने उस छोटे पॉट के साइज में क्यू की वैल्यू इंक्रीज करने की कोशिश की तो सारा चार्ज लीक हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सारा चार्ज एक्सेस में आते ही उसकी एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी से यदि ज्यादा उसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज लीक हो जाता है ना। एटमॉस्फेरिक या फिर किसी भी मेथड के थ्रू वो ग्राउंड में चला जाता है, जो ग्राउंडेड हो जाता है, इस तरह से लीक हो जाएगा। तो हमारे पास ये सूटेबल तरीका नहीं है। यदि मुझे कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए पहले पॉट का साइज इंक्रीज करो, और पॉट का साइज यदि इंक्रीज करूंगा तो इसका मतलब मुझे ज्यादा कैपेसिटी का यदि कंडेंसर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, तो उसके लिए बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। और यही रीजन है बेटा कि जब फर्स्ट कंप्यूटर बना था और उसका जो कंडेंसर का साइज था वो लाइक ए वेरी बिग मेटेलिक स्फीयर, और जिसको बेसमेंट में रखा था। जिस बिल्डिंग में कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था उस बिल्डिंग के बेसमेंट में सिर्फ उसका कंडेंसर रखा था, जो आजकल इतने छोटे छोटे साइज के हमें मिलते हैं। ये हमारी फिजिक्स की ही देन है कि हम सभी पे इतना ज्यादा इन्वेंशन करके उन्हें शॉर्ट बनाते जा रहे हैं। अब क्यू तो ये सुटेबल तरीका नहीं है कि क्यू को इंक्रीज करके हम सी को इंक्रीज करें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम पोटेंशियल को डिक्रीज करें। अब पोटेंशियल को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, तो देखो बेटा इसको ध्यान से समझते जाना। ये क्या है आपके पास में, देखो कि हमारे पास सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने बैटरी के थ्रू या बैटरी से कनेक्ट है और इसको मैंने बैटरी के थ्रू कुछ ना कुछ चार्ज दिया और सारा चार्ज इसकी सरफेस पे जाके स्टोर हो गया, है ना। सरफेस पे जाके स्टोर हो गया। अब मैं इसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर रख देता हूं और दूसरे कंडक्टर को मैंने अभी किसी से कनेक्ट नहीं किया है। ध्यान से सुना बेटा, दूसरा कंडक्टर किसी से कनेक्ट नहीं किया, वो एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ में रख सकते हो या फिर उसके पास अपन किसी भी मेथड से रखें। तो उसमें हमें मिलेगा क्या कि इसमें इंडक्शन इफेक्ट की वजह से होल नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लेट इंड्यूस्ड टुवर्ड द चार्ज प्लेट, और जितना भी अपोजिट नेचर का जो चार्ज है वो दूसरी तरफ सेट हो जाएगा, जैसा कि हम इंडक्शन फिनोमिना में जानते हैं। इंडक्शन में इसी तरह से चार्ज किया जाता है बॉडी को। ये इंड्यूस्ड मेथड है। अब मैं क्या करूं कि अब इसको यदि दूसरी प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर दूं, इससे ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये बेटा ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और किसकी वजह से होगा? अब कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज सारा ग्राउंड में चला जाएगा, लेकिन वायर में से पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता। क्या होगा कि जितना, क्योंकि ये बेसिकली जाना तो इसको ही चाहिए, क्योंकि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये प्लस से ग्राउंड में ही जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो न्यूट्रॉन की वजह से एग्जिस्ट, प्रोटॉन की वजह से एग्जिस्ट करता है,
वो चार्ज वायर में फ्लो नहीं होता। तो उतना ही अमाउंट का नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से आके इनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये हमारे पास में एक सिस्टम बन जाता है पूरा, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा कैपेसिटर। इस सिस्टम को कहा जाता है कैपेसिटर। अब यहाँ पे हुआ क्या कि रिजल्टेंट हमारे पास इस तरह से बन गया कि एक प्लेट जिसपे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था बैटरी के थ्रू, वो पूरी प्लेट पॉजिटिव है, और उसके पास में जो हमने दूसरी प्लेट रखी है तो उस पे केवल एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, और ये इस तरह से लो पोटेंशियल या फिर ग्राउंड से। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से बना रहा हूं बेटा कि ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट, ठीक है, और ये ग्राउंड। इस फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, है ना। अब है क्या यहाँ पे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस फर्स्ट प्लेट के चार्ज के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। देखो हमने यहाँ पे जो बैटरी से जो चार्ज जा रहा था उस चार्ज को चेंज नहीं किया है, पहले प्लेट पे चार्ज वही है जो यहाँ से बैटरी से आया है। पहली प्लेट का चार्ज चेंज नहीं हुआ तो हमने बिना चार्ज को चेंज किए हमने क्या किया, इंडक्शन मेथड से दूसरी प्लेट उसके पास में ले गए, जिसपे नेगेटिव चार्ज जो रह जाता है आफ्टर इंडक्शन, वो नेगेटिव चार्ज इस पहली प्लेट के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा। और ये यदि पोटेंशियल कम हो जाएगा तो इस मेथड से उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस फिनोमिना से हम किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना बेटा। तो यहाँ से ध्यान से सुने कि हमने ये जो नाम दिया है इस मेथड को या इस डिवाइस को, उस डिवाइस को अपन बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को ऐसे ही डिफाइन करोगे कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स या टू प्लेट्स या टू कंडक्टर्स। कंडक्टर कैसे भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायरल, कैसा भी शेप हो सकता है। लेकिन डेफिनेशन कैसे दोगे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर इन विच फर्स्ट कंडक्टर कनेक्ट विद द बैटरी, अदर कंडक्टर इज ग्राउंडेड, है ना। Then by the induction effect the negative charge of the second conductor deduct or decrease the potential of the first conductor. That's why the capacity of this combination increase, और capacity increase हो जाती है तो that's why this device is called capacitor, है ना बेटा। इन्हें बोलते हैं अपन कैपेसिटर। समझ में आ गया। अब कैपेसिटर होता क्या है कि कैपेसिटर फिर बता रहा हूं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर कनेक्ट विद द बैटरी, थोड़ा सा इसको स्पीडली रिवाइज करते हैं अपन। फर्स्ट कंडक्टर कनेक्ट विद द बैटरी एंड सेकंड कंडक्टर कनेक्ट विद द ग्राउंड। बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ द इंडक्शन मेथड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेकंड कंडक्टर डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट चार्ज, और उसका चार्ज डिक्रीज करेगा, तो दैट्स व्हाई द all our potential decrease and capacity of this combination increase, and this device is called कैपेसिटर। ध्यान से सुनना बेटा, इसे बोलते हैं कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर में सबसे पहले हमें यह पता लगा कि यहाँ पे कम से कम हमें दो कंडक्टर की कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बेसिस पे हमने कैपेसिटर को दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, है ना। कैपेसिटर को सॉरी तीन तरह से पढ़ते हैं अपन कैपेसिटर को। कैपेसिटर एक तो होता है बेटा पैरेलल प्लेट, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। और तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। ये तीन है। अपन सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा देखा जाए तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ज्यादा पोर्शन दे रखा होता है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर की डेफिनेशन और उसका सिर्फ डेरिवेशन होता है, उन पे न्यूमेरिकल नहीं होते। हम यहाँ पे अभी डिटेल से जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा, इस वीडियो लेक्चर में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अब इसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, इसके सारे केस स्टडी करेंगे, उसके बाद अपन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को पढ़ेंगे। सब में फिनोमिना एक ही होता है। मैं क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए,
उन कंडक्टर की शेप के बेसिस पे हमने यहाँ पे जनरली 3 टाइप के डिसाइड किए हैं, 3 टाइप के हमने डिवाइडेशन किया है। यदि दोनों कंडक्टर की प्लेट्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, मे बी सर्कुलर, स्क्वायरल, रेक्टेंगुलर, किसी भी तरह से हो सकती है, तो यदि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं देन दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इफ बोथ कंडक्टर आर इन स्फेरिकल शेप, दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के शेप में है और बहुत इसमें कॉन्सेंट्रिक होना है बेटा, है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं दोनों, तो उस कॉम्बिनेशन में इस शेप की वजह से उस डिवाइस को हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोल देते हैं। और यदि उन दोनों कंडक्टर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है तो इस वजह से अपन उसको क्या बोल देते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अब हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको स्टडी करेंगे, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमें डिटेल से पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर एक बार इस सेंटेंस को मैं रिवाइज कर देता हूं कि हम कैपेसिटर क्यों पढ़ते हैं बेटा, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटर को इन्वेंट क्यों किया हमने, क्योंकि वी वांट टू ए डिवाइस ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हाई कैपेसिटी, है ना, और उसके लिए हमने एक कैपेसिटर नाम की डिवाइस को इन्वेंट किया है और अकॉर्डिंग टू द शेप ये 3 टाइप्स की होती हैं। तो हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं। तो इन दिस कॉम्बिनेशन या इन दिस डिवाइस two plates are combined parallel to each other with a external source of energy as battery, है ना, उससे कनेक्ट होती है। यदि मैं इस बैटरी का पोटेंशियल V कंसीडर करूं तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो इस पे चार्ज आएगा उस चार्ज की वजह से ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और ये प्लेट यदि पॉजिटिव हो गई तो इस नेगेटिव की वजह से इस पे टोटल पे चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। किसकी वजह से, इंडक्शन फिनोमिना, इस पॉजिटिव की वजह से इसका होल चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इस तरफ में, तो इंडक्शन फिनोमिना। और बाहर की प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस प्लेट को अपन ग्राउंड से कनेक्ट या फिर लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। और जनरली एज ए लो पोटेंशियल हम ग्राउंड को ही यूज करते हैं, है ना। तो ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेकंड प्लेट बिकम न्यूट्रलाइज। तो अब इनके बीच में केवल क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रही और एक नेगेटिव चार्ज की। अब हमें पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके पोटेंशियल को कम करेगा, जिससे ये इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। अब हमें इसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो बेटा, ये इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेट, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, उसकी वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास ये दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट है, तो इनके बीच में यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये इधर और ये इधर, पहली पॉजिटिव प्लेट है तो पहली पॉजिटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इसकी वजह से सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सॉरी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पूरी नेगेटिव चार्ज प्लेट है, फिर उसके बाद में ये कॉम्बिनेशन है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है आपके पास वो बनेगा E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो आपको E मिलेगा वो आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होती है फॉर्मूला, जैसा कि हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन में dr, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, मैग्नीट्यूड वगैरह हटा दूं, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लो और यहाँ पे डिफरेंशिएशन टर्म को हटा दूं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं del V अपॉन में del r, है ना। तो इन दोनों प्लेट को भी देखिए बेटा, इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस V के इक्वल में है, जबकि इनके बीच का गैप हम स्मॉल d लेके चलते हैं। कितना गैप ले लिया हमने इसका, स्मॉल d। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार डिस्कस करता हूं इस पूरे फिनोमेना को कि हमने V पोटेंशियल से एक Q चार्ज पार्टिकल दिया है, Q चार्ज पार्टिकल गया है एक कैपेसिटर की प्लेट को, और इस कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है बेटा A। उन दोनों के बीच का गैप है कितना, स्मॉल d।
अब इनको जब हमने इस तरह से चार्ज दिया है तो नेगेटिव चार्ज जैसा कि इसका कंसेप्ट होता है, उस दूसरी प्लेट का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और नेगेटिव ने इसका पोटेंशियल कम किया, तो ये डिवाइस बन गई कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी देन कंपेयर टू सिंगल प्लेट, है ना। अब उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दो टर्म में लिख दिया है। अब यदि देखा जाए यहां से इसको सॉल्व करें तो ये दोनों के दोनों एक ही डिवाइस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल में होना चाहिए, v अपॉन में t, और सिग्मा है बेटा यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। अब जहां पे प्लेट का एरिया तो हमने लिया है a और उस पर चार्ज प्रेजेंट है q, तो q अपॉन में a कितना हो जाएगा बेटा सिग्मा, तो q अपॉन में a रख देते हैं अपन, और यहाँ पे v इंटू में d, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस q इक्वल टू किसके होता है cv के, तो ये a एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू में हो जाएगा v अपॉन में d। यहाँ से सब सॉल्व आउट करने के बाद में c इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में बेटा d के, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ये जो मैं फिनोमेना बताने जा रहा हूं ये हमारे पास जो आया है ये है एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है ये इस चीज को बता रही है। अब इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखना है वो ध्यान से देखिए बेटा, कंक्लूजन क्या निकला है आपको यहां से कि इसमें देखने से पता लग रहा है कि जो C है, जो C है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक तो A के, कि जैसे जैसे आप प्लेट का एरिया इंक्रीज करते जाओगे कैपेसिटी क्या होगी उसकी डिवाइस की इंक्रीज होती चली जाएगी। प्लेट का एरिया जो अभी हमने यहाँ पे प्लेट ली है उस प्लेट का एरिया इंक्रीज करोगे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और डी है यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स, तो यदि आपने डी को देख रहे हो तो सी वो है डी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। डी यदि दोनों प्लेट के बीच का गैप इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और गैप को जितना ज्यादा कम रखोगे, जितना कम करते जाओगे गैप को, डी जितना कम होता चला जाएगा उतना ही सी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। ये यहां से हमें इनकी डिपेंडेंसी समझ में आ गई। अब एक टर्म और है इस एक्सप्रेशन में जो ये बता रही है एप्सिलॉन नॉट, और हम इसको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब परमिटिविटी है यहाँ पे फ्री स्पेस की, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अपने फिजिकल जो सिंबल है या फिर डायग्राम है उसके साथ कैसे लिंक करें इसको, तो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जो प्लेट है उन प्लेट के बीच में अभी हमने वैक्यूम लिया हुआ है, कौन है बेटा वैक्यूम, पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, ये वैक्यूम है, ये प्लेट का एरिया सिंपल, हम प्लेट का एरिया ए मान के चल रहे हैं और दोनों के बीच का गैप डी है, तो अभी हमने वैक्यूम मान के चला है, तो इस कंडीशन में हम इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। और यदि हमारे पास में वैक्यूम नहीं होता, दूसरा केस यदि हम ऐसे लेके चले कि हमारे पास में एक और कैपेसिटर है लेकिन वैक्यूम नहीं है उनके बीच में हमने किसी तरह का कोई मीडियम फिल कर दिया है, ये मीडियम है, ये मीडियम भर दिया है, ठीक है, और बाकी सारे डाटा जो है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ए है और ये इनके बीच का गैप डी है। तो ये वैक्यूम के केस में हमने कैपेसिटी कैलकुलेट किया जब वैक्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये मीडियम के केस में लिखेंगे और उसे हम CM लिख रहे हैं, इन कैपेसिटी इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और CM इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है मीडियम रखा है तो हमें परमिटिविटी भी किसकी लेनी होगी मीडियम की, और एप्सिलॉन M बाकी सबको सेम रहेगा A अपॉन में D, एप्सिलॉन M A अपॉन में D। अब एप्सिलॉन M कौन है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि मीडियम की परमिटिविटी जो होती है वो
डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मीडियम रेस्पेक्टिवली। जो भी हम मीडियम इस्तेमाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन एम की वैल्यू भी हमें डिफरेंट मिलेगी। लेकिन आपको याद हो तो हमने यहाँ पे मीडियम को और वैक्यूम की परमिटिविटी को रिलेट करने के लिए एक अलग से टर्म यूज किया था, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बेटा उसे वो K इक्वल टू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K इक्वल टू होता है बेटा एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, and ratio of the permittivity of the medium to ratio of the permittivity medium to permittivity of vacuum। अब यहां से यदि एप्सिलॉन एम निकालते हो आप तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। कितना मिल जाएगा बेटा आपके पास यहाँ से डाटा, ये के एप्सिलॉन नॉट। इस डाटा को यदि पुट करो देन सी एम इक्वल टू आपके पास आएगा वो के एप्सिलॉन नॉट और इनटू में ए और अपॉन में डी। तो मैं इसे यहाँ पे K इंटू में सी नॉट भी लिख सकता हूं, जहां पे K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है और सी नॉट जो है वो बताता है परमिटिविटी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, है ना। तो यहां से हमें पता लगा कि मीडियम की प्रेजेंस में जो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इट बिकम K टाइम्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डिवाइस इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, है ना। K से मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कैन से डायरेक्टली इट्स कैपेसिटी इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, है ना। मीडियम की प्रेजेंस में कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस माइंड को बार बार आप याद कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को माइंड में सेट कर लेना। ये हमारे पास जब मीडियम की प्रेजेंस में पढ़ते हैं तब है। लेकिन कई बार कैसे क्या होता है बेटा कि हमारे पास इसमें देखो डायग्राम में हमने कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड अप ऑफ द मीडियम है, हमारे पास मीडियम जो हमने यहाँ पे फुल्ली फिल्ड किया है, पूरी तरह से हमने कोई भी गैप नहीं छोड़ा है, मीडियम को फिल कर दिया है। उस कंडीशन में हमने कैपेसिटी निकाली है तो वो आई है सी एम इक्वल टू के सी नॉट, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिली है सी एम इक्वल टू के सी नॉट, ये एक्सप्रेशन है। अब हमें क्या करना है कि जब हमारे पास इस तरह से मीडियम को फिल्ड किया जाए कि उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप हो, थोड़ा बहुत सेपरेशन छोड़ दिया जाए कहीं पे, तो उस कंडीशन में हम कैपेसिटी कैसे डिराइव करते हैं उसको ध्यान से देखें किस तरह से डिराइव करते हैं। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर in case of partially filled मीडियम, मीडियम को पार्शियली फिल्ड कर देते हैं तो उस कंडीशन में कैपेसिटी क्या आ जाएगी, है ना बेटा। इसको देखना है अपन को, ध्यान से देखिए। तो कंसीडर उसके लिए जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है कि लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट स्मॉल डी। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया है जिसका एरिया ए है बेटा, ये एरिया है और उसके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है। सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का डी है। अब जब हम इसको चार्ज देते हैं, चार्ज हमने बैटरी का चार्ज कैपिटल क्यू इसको दिया है, तो इसका ये वाला प्लेट जो है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि ये वाला प्लेट है इस पे नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। और आउटर सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है इंडक्शन फिनोमेना से जो सेट हुआ था वो ग्राउंड होने की वजह से, वो प्लेट ग्राउंड से कनेक्ट है तो ग्राउंड होने की वजह से वो पूरा का पूरा जो चार्ज है बेटा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज। अब हम जैसे इसमें मीडियम को पार्शियली फिल्ड करना चाहते हैं, मीडियम है पार्शियली फिल्ड करना है, तो हम इसमें लेट करते हैं कि हमने एक मीडियम भर दिया है इसके अंदर, ठीक है। उस मीडियम को देखिए, ये हमने एक मीडियम पुट कर दिया है और इस मीडियम की जो थिकनेस रखी गई है स्लैब की वो है स्मॉल टी और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा के, कितना है के। ये मीडियम हमने फिल्ड कर दिया इसके अंदर।
इस मीडियम को रख दिया। अब हमें इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास चाहे ये प्ले बीच में स्लैब प्रेजेंट हो या ना हो, हमने चार्ज तो कितना दिया इसको, कैपिटल क्यू। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटी देन वी यूज द एक्सप्रेशन क्यू अपॉन में वी। कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है अपन को? C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। तो Q तो है टोटल चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन, तो वो तो कैपिटल Q ही है। अब यहाँ पे प्लेट के प्रेजेंस होने की वजह से सिर्फ फर्क पड़ा है तो किस पे? ओनली एंड ओनली ऑन कैपेसिटी, सॉरी पोटेंशियल। किस पे फर्क पड़ा है? ओनली एंड ओनली ऑन पोटेंशियल। पोटेंशियल पे ही सिर्फ सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है यहाँ पे, तो हमें पोटेंशियल निकालना है ना। और पोटेंशियल भी दो केस में निकलेगा, जैसा कि आप लास्ट वीडियो में पढ़ा बेटा आपने कि इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये जो स्लैब है इसके लिए पोटेंशियल कुछ अलग आएगा, और ये जो स्लैब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। तो सबसे पहले आप इसको गौर से देखो, तो यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के केस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो आउटसाइड द प्लेट, सॉरी आउटसाइड द मीडियम। ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आउटसाइड द मीडियम है, जो सिर्फ एप्लीकेबल है इस गैप और इस गैप के बीच में। ये जो मैं यहाँ पे दोनों गैप बना रहा हूं, इन दोनों गैप के बीच में ही सिर्फ ये एप्लीकेबल है ना बेटा, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंडक्शन इफेक्ट की वजह से इस पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मीडियम का सारा नेगेटिव चार्ज तो इधर सेट हो जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पे और सारा पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे। तो इसकी वजह से प्लेट के अंदर, इस स्लैब के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा इनसाइड द स्लैब या इनसाइड द मीडियम, है ना। तो हम यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इसको भी एक्सप्रेशन को मैं मिटा देता हूं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे हम, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उनसे अपन पहुंचेंगे पोटेंशियल तक, और टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करके एक्सप्रेशन में रखो, आपकी कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट, मैं क्या बता रहा हूँ, डायग्राम की जैसी रिक्वायरमेंट थी तो, और फॉर्मूले को लिखा साइड में, फॉर्मूले से हमें पता लगा कि पोटेंशियल पे इफेक्ट हो रहा है, और पोटेंशियल कैसे कैसे चेंज होगा वो फील्ड के बेसिस पे मैंने यहाँ पे दो तरह से डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मीडियम, है ना। पहला यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मीडियम। मीडियम के आउटसाइड यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें बेटा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ मीडियम। ये सिर्फ वैक्यूम के प्रेजेंट में, जो यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो रहा है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिर्फ इस प्लेस में एप्लीकेबल हो रहा है ना। और सिग्मा को यदि अपन चार्ज और एरिया की टर्म में लिखें तो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसके बेसिस पे ये E1 है बेटा, E1 जो हमने बोला है, तो इसके बेसिस पे जब पोटेंशियल निकालोगे तो देन पोटेंशियल V1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, E1 इनटू, और कितने प्लेस में एप्लीकेबल है ये, ओनली एंड ओनली D माइनस T में। कितने प्लेस में एप्लीकेबल है? V1 इक्वल टू D माइनस T प्लेस में है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट या इनसाइड द मीडियम, है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली इनसाइड द मीडियम, इनसाइड द मीडियम ले रहे हैं बेटा, तो वो हो जाएगा E2, और E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में, अब प्रेजेंस ऑफ मीडियम है तो इस वजह से मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म K को यूज करता हुआ चलूंगा, सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म मुझे यूज करनी है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहां से फिर आपके पास आ जाएगा Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम को स्पेसिफाई करता है यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे जब पोटेंशियल निकाला जाएगा तो देन पोटेंशियल V2 इक्वल टू E2, और ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इनसाइड द मीडियम, या फिर ओनली एंड ओनली फॉर द थिकनेस स्मॉल t।
इसमें एप्लीकेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा बेटा Q इंटू में T अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन टोटल पोटेंशियल निकाल लेते हैं कि हमारे पास V1 आ गया, V2 आ गया, तो अब टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। नाउ नेट पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा बेटा V1 प्लस V2। देखो वैल्यू रखो आप, आपके पास पहले Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट D माइनस T, फिर उसके बाद Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में T। तो यहाँ से सब कुछ कॉमन ले लो, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है बेटा, और ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपॉन में K। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि V इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन में K। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये नेट पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया आपके पास में। अब उसके बाद में तो कुछ कैलकुलेशन बाकी ही नहीं है, क्योंकि हमें जब कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सिंपल C इक्वल टू Q अपॉन में V। Q टोटल चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन जो हमने Q दिया है, और V नेट जो टोटल आया है वो है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन में K। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो आपके पास C बचेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन में K। ठीक है, तो अब हमारे पास ध्यान से सुनते जाइए कि अब हमारे पास हमने डिफरेंट केस में पढ़ लिया है यहाँ पे केस को। इसको एक बार और देख लीजिए कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो मिली है इन द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये यदि इस टर्म को गायब कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में जो D है वो तब है जब अपन वैक्यूम रखते हैं, और यहाँ पे हम माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K फैक्टर ये माइनस हो गया जब हमने जिस T थिकनेस में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम को पार्शियली फिल्ड किया है। यदि इसी तरह से हमारे पास में ये मीडियम ऐसे हो जाता, इस तरह से मैं यहाँ पे मीडियम रख देता कि हमारे पास 3 प्लेट रख दिया, 3 मीडियम रख दिए हमने, और वो ये हैं पहले की थिकनेस T1, दूसरे की T2 और तीसरे की T3 बेटा। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2 और K3 है ना, और ये हमने इस तरह से फिल्ड कर दिया, जबकि इनके बीच की जो टोटल गैप है बेटा स्मॉल d, इन दोनों प्लेट के बीच का गैप, और ये हमने फिल्ड कर दिया है। अब हमसे पूछा जाए कि इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी क्या होगी, तो इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में A, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू में A अपॉन में D, और फिर लास्ट में बेटा पहला फैक्टर माइनस करो पहले मीडियम के लिए, T1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में K1। इसी तरह से दूसरा फैक्टर माइनस करो T2 1 माइनस 1 अपॉन में K2। सिमिलरली तीसरा फैक्टर माइनस करो T3 1 माइनस 1 अपॉन में K3, है ना। अब यदि केस ऐसा हो जाता कि हम यहाँ पे इन सभी को जो ये मीडियम दे रखे हैं इनमें मैं किसी तरह का कोई गैप ही ना छोड़ूं, इस तरह से भर दिया है मैंने इसमें, ये T1 थिकनेस पे ये K1 है, T2 थिकनेस पे ये K2 को फिल्ड कर दिया है, T3 थिकनेस पे ये K3 को फिल्ड कर दिया है, ये हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरह से हमने रख दिया है। तो हमने किया क्या बेटा इस सिचुएशन में, इस केस में हमने सिर्फ इतना सा किया है कि जो D जो टोटल थिकनेस होती है एक्चुअली द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसको हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया है, D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, इस फॉर्मेट में लिख दिया है ना। अब यहाँ पे यदि लिख दोगे तो उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है एक्सप्रेशन है वो इस तरह से मिलेगा बेटा आपको, आप इसी एक्सप्रेशन में ये टर्म को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2 और प्लस T3 अपॉन में K3, ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना, ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास कैपेसिटी के डिफरेंट केस हैं जो इन एब्सेंस ऑफ द मीडियम या फुल्ली प्रेजेंस ऑफ द सिंगल मीडियम या फुल्ली प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल मीडियम या फिर पार्शियली प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल मीडियम या फिर पार्शियली प्रेजेंस ऑफ द सिंगल मीडियम,
है ना। कैसा भी केस हो, अपन इनको फॉर्मूले को एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप अच्छे तरीके से इसमें से नोट्स बना लें और सभी फॉर्मूले को अलग अलग सेपरेट फॉर्म में लिख लें, ताकि आपको पता रहे, डिफरेंशिएट आप इजीली कर पाओ कि हमें किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत ही आसान कंडीशन है ये। इससे रिलेटेड अब हमें देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। हम कैपेसिटी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन ये है, the QV curve for two different parallel plate capacitor is given as फिगर ए। और ए फिगर मैं यहां पे बना रहा हूं बेटा, देखना ये है आपके पास, इधर तो है Q, इधर है V, ये है कैपेसिटर A और ये है कैपेसिटर B। इसका 30 डिग्री का एंगल, इसका 30 डिग्री का एंगल, है ना। ये इस तरह से आपको एंगल भी डिसाइड कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन अब ये है हमारे पास, देन डिटरमाइन the ratio of their capacity। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि if the ratio of area of plates, ये आपको दे रखा है बेटा इज A1 रेशो A2, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आपको दे रखा है 1:2। तो अब हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द रेशो ऑफ देयर सेपरेशन, कि उनके बीच में सेपरेशन का क्या रेशो होगा। देन डिटरमाइन द रेशो ऑफ देयर सेपरेशन, इनके बीच में क्या रेशो होगा, है ना बेटा। ये हमें देखना है, ये क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्यूबी कर्व दे रखा है दो कंडक्टर के लिए, उनमें से आपके पास ए कंडक्टर है, बी कंडक्टर, सॉरी दो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके लिए क्यूबी कर्व में एंगल भी गिवन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एरिया का आपको रेशियो दे रखा है तो उनके बीच के सेपरेशन का रेशियो आपको डिटरमाइन करना है ना बेटा। तो अब इसको ध्यान से देखिए इसको, और इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। देखो पहले यहाँ पे इसमें जाइए डायग्राम में, पहले यहाँ पे डायग्राम में आते हैं। तो इसमें दे रखा है कि ये Q और V के बीच में कर्व है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब V के आता है तो यहीं से एक्सप्रेशन हम निकालते हैं कि Q इक्वल टू किसके होता है बेटा, CV के। Q इक्वल टू किसके होता है, CV के। यदि मैं यहाँ पे Q और V के बीच में कर्व ड्रॉ करके देखूं तो उसकी जो स्लोप आएगी वो C को शो करेगी, है ना। Q और V के बीच में जो कर्व ड्रॉ किया है हमने, उस कर्व की स्लोप जो आएगी वो स्लोप किसको शो कर रही है बेटा, C को शो करेगी। तो इसी के हिसाब से देखा जाए स्लोप कौन से एक्सिस से मेजर करनी है हमें, V से। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि पहले वाले के लिए देखूं, पहले प्लेट के लिए, तो उसके लिए V से एंगल बन रहा है 60 और दूसरे के लिए कितना बन रहा है बेटा 30। तो इसके बेसिस पे C4A आ जाएगा 10 60 और C4B आ जाएगा बेटा 10 30, and capacity of first plate is equal to 1060 and capacity of second conductor या second capacitor is equal to 1030, है ना। और 1060 की वैल्यू होती है बेटा √3 और 1030 की वैल्यू हम जानते हैं 1 या 1/√3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट है जो हम सॉल्यूशन में लिख चुके हैं।
और सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहा है कि दोनों के एरिया का रेशो 1:2 है। ये गिवन है आपके पास, ये डाटा गिवन है, एरिया का रेशो 1:2 है और हमें इनकी कैपेसिटी का रेशो मिलेगी यार बेटा, वो है √3 या फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले एक बार। इनका रेशो निकालेंगे तो C1:C2, ठीक है बेटा। देखो C1:C2 आप निकालोगे तो आपके पास ये तो है 1060 और ये वैल्यू आई है आपके पास 1030। इनका रेशो निकालोगे तो √3 और 1/√3, यहां से आ जाएगा बेटा ये 3:1, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1/√3 है ये, अब 3:1 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इनके सेपरेशन का रेशो निकालना है। तो हम एज वी नो, ये हम जानते हैं कि C जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/D के है। किसके बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/D के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ से जो C1/C2 निकालेंगे तो वो इक्वल टू आएगा A1/A2 और N2 में D2/D1। लेकिन हमें चाहिए बेटा कौन? D1/D2। ये चाहिए तो वो इक्वल टू आ जाएगा A1/A2 और N2 में C2/C1, है ना। ये इसके इक्वल में आ जाएगा। इसको इधर इंटरचेंज करके लिया और ये इंटरचेंज करके इधर पहुंचा दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A1/A2 की वैल्यू तो 1:2 दे रखी है और ये C2/C1 जो आएगा वो 1:3 आ जाएगा। तो इससे पता लगा कि सेपरेशन का जो रेशियो आया है वो 1:6 आया, है ना। बेसिक कंसेप्ट है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। इसको बस अपन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनको आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए, है ना। इनको अपन को देखना है किस तरह से करते हैं। और ये हमने पार्शियली फिल्ड मीडियम के साथ में सभी तरह के केस के साथ में हमने इसको स्टडी कर लिया है, हमने उसको देख लिया है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा बेटा हमारा, उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कौन सा टॉपिक होगा हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए आपको कौन कौन सी चीजें पसंद करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको समझनी है, उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको नोट करने वाले हैं। और यदि आपको फिर भी नोट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से डायरेक्टली अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।